नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं सबसे पहले बच्चा मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं बहुत दिनों बाद कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपको पता है एग्जाम का टाइम है और मैं बच्चों के साथ थोड़ा प्रिपरेशन में बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले बच्चा मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर है। आपको आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक बच्चे का आंसर राइटिंग है कि किस तरीके से हमें आंसर्स करने चाहिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सब बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बच्चा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी कि आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। और सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, ये आपको बाकी सब्जेक्ट में भी मदद करेगी। ठीक है बच्चा, पहले कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। देन इसके बाद मैं इस आंसर राइटिंग को आपको दिखाता हूं बच्चा। ठीक है ना, आइए देखिए बच्चा। जैसा कि आपको पता है, आपने अभी एक बोर्ड का एग्जाम दिया होगा अपना बिजनेस स्टडी का, और कुछ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन भी हो चुका है। आपको पता है बच्चा, जब हम बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए हमें 15 मिनट दिए जाते हैं। सही बात है जी सर, हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पे कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें तो 15 मिनट दिए ही नहीं, हमें 15 मिनट के बाद ही पेपर दिया। तो ऐसा नहीं होता बच्चा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, वहां पे कहिए सर टाइम हो चुका है या मैम टाइम हो चुका है, मुझे पेपर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको 15 मिनट मिलते हैं बच्चा रीडिंग करने के लिए। तो जो आपको रीडिंग करने के लिए बच्चा, जो आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, उस 15 मिनट में आपको क्या करना है वो यहां पे देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो पेपर को प्रॉपर पढ़ो एंड डिसाइड करो कौन सा क्वेश्चन चूज करना है। देखो होता क्या है, कई बार ना हमें ऑप्शंस में क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे ऑप्शन में होता है ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन ये है। ठीक है, और बच्चा गड़बड़ क्या करता है, बच्चा कहता है मैंने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया सर, और वो एक टफ क्वेश्चन को चूज कर लेता है, एक टफ क्वेश्चन को चूज कर लेता है जिसमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, और बाद में आके उसे पता चलता है अरे यार ये क्वेश्चन भी था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है भाई। 15 मिनट में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो कौन से क्वेश्चंस में ऑप्शन है, और उस ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आपको चूज करना है ये आप डिसाइड करोगे अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कि आपको कौन सा आंसर बढ़िया आता है। ठीक है, कई बार बच्चा गड़बड़ करता है, दोनों ही क्वेश्चन कर देता है। भाई ऐसे नहीं करना। जिस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिस क्वेश्चन में आपको लगा कि इसका आंसर मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूं, भाई उसी क्वेश्चन को चूज करना। क्वेश्चन को चूज करना भी डिसाइड करेगा कि आप 100 लेके आओगे या नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्वेश्चन एक बार देख लेना क्वेश्चन पेपर में, और कौन कौन से क्वेश्चंस में चॉइस दे रखी है हमें। तो जो चॉइस है, जिस क्वेश्चन में चॉइस है, वो चूज करो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है ना, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग के 15 मिनट दूसरा काम आपको करना है, पॉइंट्स लिख लो बेटा साइड में कहीं भी। देखो मुझे पता है क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउ नहीं होता, वो मना करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना, पर इतनी थोड़ी बातें माननी होती है। ठीक है, साइड में पेंसिल से हल्का सा जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब अपने दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि किस स्ट्रक्चर में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इंडियन इकोनॉमी में आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो पहले से पढ़ लो उस चीज को कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चन है, अच्छा ये है तो मैं इसमें ये पॉइंट लिखूंगा। होता क्या बच्चा, 3 घंटे के टाइम पे जब आप पेपर कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें माइंड से स्किप हो जाती है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसको बच्चा पेंसिल से कहीं भी साइड में लिख लो, कहीं भी लिख लो। ठीक है ना। और तीसरी बात, कोशिश करना है 15 मिनट में एमसीक्यू हो जाए किसी भी एक सेशन के। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सेशन के हो सकते हैं, कोई भी एक सेशन आप इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू कर लो पहले, वहीं पर क्वेश्चन में हल्का सा टिक मार लो कि हाँ ये है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के कर लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोशिश करना है कि 15 मिनट में एमसीक्यूज, और इस एमसीक्यूज में सबसे फोकस पता है किस पे करना, असर्शन रीजनिंग। एक बार जरा ध्यान से पढ़ लेना बच्चा, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना बच्चा, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। अब ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको क्या करना है ये भी समझिए। सबसे पहले मस्ट कैरी वॉच, बेटा घड़ी लेकर जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं इकोनॉमिक्स के एग्जाम की बात करूं बच्चा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आज से
4 या 5 साल पहले अगर मैं जाऊं तो मैं कहता था डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए ना बच्चा पहले प्रॉपर अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना है। 2-3 पेपर कम से कम, नहीं तो 2-3 तो मैं बहुत कम कह रहा हूं, मिनिमम कम से कम 5 पेपर आपको घर पे सॉल्व करके जाने हैं। 5 पेपर। सर पेपर कैसे मिलेंगे? मैं हूं उसके लिए, मैं आपको दूंगा पेपर। ठीक है, 5 पेपर एटलीस्ट आपको सॉल्व करके जाने हैं बच्चा। और उसको कैसे करना है, पेपर किस तरीके से सॉल्व होना है, ये मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए देखिए, अब आप जानते हो कि आपको किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। वैसे मुझे लगता है कि आपको ना, अगर आपने एक बोर्ड में आप जा रहे हो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने, तैयारी अच्छी है, तो सबसे पहले आपको ना मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी चाहिए। कई लोग आपको बताते होंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 1.5 घंटे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो और 1.5 घंटा आप इंडियन इकोनॉमी में दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इंडियन इकोनॉमी में 1.5 घंटे देते हो, समझ आता है, 1.5 घंटे से ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में 1.5 घंटा देना ये कहीं समझदारी वाली बात नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको करनी है 1 hour 15 minutes। 1.25 घंटे के अंदर अंदर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं, आइए मेरे साथ देखिए। यहां पर देखिए, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में 17 क्वेश्चंस है। भाई घड़ी आपके पास होनी चाहिए। सर पेपर करेंगे कि घड़ी देखेंगे? बेटा पेपर के साथ घड़ी देखोगे, समझो मेरी बात। और इसके भी आपको पहले से, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, अभी 15-20 दिन है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। 5 पेपर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ में घड़ी पहनकर। कैसे? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है आपके 17 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू है, 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। यहां पे 2 क्वेश्चन हो गए आपके किसके? 3 मार्क्स के। और 3 क्वेश्चन आपके हो गए 4 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आपके हो गए 6 मार्क्स के। तो 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आप देखो जो आपके एमसीक्यू है बच्चा, कोशिश करो कि एमसीक्यू, इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू 15 मिनट में हो जाने चाहिए। 15 मिनट में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, जिसको आता होगा वो 5 से 10 मिनट में कर देगा, पर हम टाइम लेके चलते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अपने पेपर पे फोकस करना। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है बेटा, ये समय, ये दिन वापस नहीं आएगा। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो अपने एग्जाम पे तरीके से फोकस करना। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन एमसीक्यू 15 मिनट। ठीक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो आपके 3-3 नंबर के हैं, मैंने उसमें भी 10 मिनट आपको दे रहा हूं कि आप 10 मिनट में 2 क्वेश्चन करेंगे 3-3 मार्क्स के। बहुत आसान से हो सकते हैं। ठीक है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से 10 मिनट में हो सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन तो करने हैं। और फिर 3 क्वेश्चन आपके आने 4 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको दिए 25 मिनट। 25 मिनट में 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। तैयारी इस तरीके से करनी है बच्चा। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन अजीब सा आ जाए, बनाना पड़े। ठीक है, इसमें 25 मिनट दिए बच्चा। अगर आप एक क्वेश्चन पे जाएंगे, 3 क्वेश्चन है, 25 मिनट है। अगर आप ऑन एन एवरेज जाएंगे तो 8 से 9 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो। 8 से 9 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो आप। ठीक है, और एंड के जो आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, वो भी 6 मार्क्स के नहीं बच्चा, आपको पता है ये पार्ट में आते हैं। ठीक है, पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। जैसे 16 क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। 17 क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, ए पार्ट और बी पार्ट, 3-3 मार्क्स के। ठीक है, इसमें भी आपको 25 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मानो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अब आपको पता है 2 पार्ट में है, ए पार्ट 3 नंबर का है, बी पार्ट 3 नंबर का है, 3-3 नंबर के है ना, तो आंसर राइटिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। आंसर राइटिंग 3 नंबर के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि 3 नंबर का है, तुम भाई 2 पेज भर रहे हो, 3 पेज भर रहे हो। नहीं, आपको क्वालिटी लिखनी है, क्वांटिटी नहीं लिखनी। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे 15 मिनट मैंने एमसीक्यू को दिए, 10 मिनट मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन को दिए, 2 क्वेश्चन 10 मिनट हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने 3 क्वेश्चन 25 मिनट हो सकता है, 2 क्वेश्चन 25 मिनट आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चा? तो यहां पे टोटल मेरा 1 घंटा 15 मिनट यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। 1 घंटा 15 मिनट में यहां पे कंप्लीट होते हैं बच्चा। आती है बात समझ में?
ठीक है, तो बच्चा ये आपको समझ में आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब जब मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो मेरे पास बचते 1 घंटा 45 मिनट 45 मिनट। अब जिसमें मुझे करने इंडियन इकोनॉमी। अब आप इंडियन इकोनॉमी देखो, 18 से 34 क्वेश्चन के बीच में है, 18 to 27 क्वेश्चन एमसीक्यू 15 मिनट। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे जो स्टार्टिंग के 15 मिनट थे मैं उसमें भी एमसीक्यू पे फोकस कर रहा था, समझ रहे हो ना। तो टाइम बहुत है मेरे पास, 28 से 29, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मुझे करने हैं और ये वही 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 15 मिनट में यहाँ पे दे रहा हूं। यहां मैंने 10 मिनट दिए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पर इंडियन इकोनॉमी 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फिर तो टाइम नहीं लगता, पर इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े क्या होते हैं बेटा जी, कम होते हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर फ्रेम करना पड़ता है, तो आंसर फ्रेम करने में मुझे 2 क्वेश्चन के 15 मिनट है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, आपको पूरा आधा घंटा दिया जा रहा है। 3 क्वेश्चन आधे घंटे में पॉसिबल है बच्चों, बहुत आसानी से, आपको भी लग रहा होगा 3 क्वेश्चन करने आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है ना। और यहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है पार्ट में आना है। देखो आपका टाइम पता है कब ज्यादा पड़ेगा कब कम पड़ेगा, जब आप क्या करोगे, किसी आंसर को बहुत ही ज्यादा लिख दोगे। अरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट में है, 3 मार्क्स का एक पार्ट है, 3 मार्क्स का एक पार्ट है, तो पार्ट 3 नंबर का ही तो हुआ वो पार्ट, तो उस हिसाब से करो ना उसको। तो यहां पे 2 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स। अब आप बताओ क्या आपको लग नहीं रहा कि पॉसिबल है, आसानी से पेपर कंप्लीट होगा, नहीं छूटेगा। और यहां देखो 1 घंटा 30 मिनट सफिशियंट है मेरे लिए, और उसके बावजूद बेटा मेरे पास 15 मिनट बच जाते हैं। और उस 15 मिनट में मैं क्या करूंगा, रीचेक योर पेपर, अपना पेपर रीचेक करूंगा, जो जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करूंगा तरीके से, ठीक है जी। अब यहां पे कुछ मैं आपको आंसर राइटिंग टिप्स और देना चाहता हूं। डू नॉट राइट जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे ऑन योर आंसर शीट। अपने आंसर शीट पे इस तरीके से मत कीजिएगा, भगवान का नाम दिल में रखो, लेकिन कुछ जो रूल्स होते हैं बच्चा वो फॉलो करने होते हैं। वैसे मैं भी अपनी वीडियो में जय श्री राम बोलता हूँ, जय माता दी बोलता हूँ, पर वहां मैं नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे इस बच्ची को देखिए, इसने अपने आंसर शीट में क्या लिखा है, जय श्री राम। बेटा जी ये नहीं लिखना, ये अलाउ नहीं है। वैसे हमारी श्रद्धा तो बहुत है कि हाँ हमें करना चाहिए, पर ये अलाउ नहीं है बच्चा, तो मत कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ मत लिखना। और यूज प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर करो। सीक्वेंस का मतलब जैसा अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन कर रहे हो, ठीक है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स करो। आप इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, ये नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स करते करते आपने एक आंसर इंडियन इकोनॉमी का उठा लिया, उसके बाद दूसरा आपने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का उठा लिया। ऐसा नहीं बच्चा, एक सेशन एक टाइम पे। सर कोई क्वेश्चन नहीं आता हुआ तो, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता हुआ तो आप उसको एंड में कर लीजिएगा, वो कोई बात नहीं, पर ऐसा मत कीजिएगा, हौच पौच मत करना यार, ठीक है ना। एक सेशन एक बार में करना है, ठीक है, ओके। तीसरी बात, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है उसको बेसिस बना के कीजिएगा। डिफरेंस में करना, पहला कॉलम बनाना बेसिस और फिर डिफरेंस। जैसे मानो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है तो डिफरेंस बना के करेंगे, पहले लिखिए बेसिस कि किस बेसिस पे मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, ठीक है, पहले बेसिस फिर ऑटोनोमस फिर अकोमोडेटिंग, ठीक है ना जी। यूज प्रॉपर डायग्राम एंड टेबल विथ पेंसिल एंड स्केल इफ क्वेश्चन नीड। बेटा इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हो, इकोनॉमिक्स में डायग्राम ना बने हो ही नहीं सकता, इकोनॉमिक्स में टेबल ना हो ही नहीं सकता। तो प्रॉपर डायग्राम टेबल को यूज करना है बच्चा, पेंसिल और स्केल का यूज करके। पेन से डायग्राम मत बनाइएगा, पेन से डायग्राम नहीं बनते, डायग्राम बनाने के लिए प्रॉपर पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ। ये बात आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए बता रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी बच्चा भर के पैराग्राफ में आंसर लिखता है, भर के। अरे भाई टीचर को पढ़ने में सुविधा होगी तभी वो पढ़ेगा। आपको पता है टीचर को एग्जामिनेशन चेक करने के, आपके आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो अगर लॉन्ग पैराग्राफ में लिखोगे वो नहीं पढ़ेगा। यूज शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर कीजिए,
ठीक है, पैराग्राफ में आंसर मत कीजिए, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना। और अगर न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन है तो राइट प्रॉपर फॉर्मूला का यूज कीजिए, देन आंसर कीजिए। विदाउट फॉर्मूला कोई भी आंसर मत करना, ठीक है। यूज ABCD इंस्टेड ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब है, जैसे अब मानो बच्चा कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 ही पॉइंट आते हैं, है ना। अब आप अगर ऐसे मेंशन कर दोगे 1 2 3, तो टीचर हो जाएगा 4 नंबर का 3 ही पॉइंट विके है, उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो अपना 1 2 3 मत लिखना। अगर ये जुगाड़ है, मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट आते हैं, तो 1 2 3 मतलब ABCD लिखना, समझ रहे हो। ABCD लिखना और एंड में उसका कंक्लूजन दे देना, ठीक है। 1 2 3 की जगह आप ABCD का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये जुगाड़ है अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता है। जैसे मानो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 ही पॉइंट आते हैं तो फिर थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, एटलीस्ट ट्राई करके आना। नहीं भी अगर बाई चांस आता, 4 नंबर का ट्राई करके आओगे, क्या पता 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना। और डोंट यूज न्यू पेन, भाई नए पेन लेकर मत जाना। आप होता है ना, देखो जब भी आपने नया पेन इस्तेमाल किया होगा तो नया पेन ना प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, मतलब वो फ्लो में नहीं चलता। तो जो आप पेन यूज कर रहे हो पहले से, उसी पेन का इस्तेमाल करना, नए पेन लेकर मत जाना, ठीक है ना। एकदम ये नहीं कि एकदम पैकिंग आप वहीं पर खोल रहे हो, नहीं जी नहीं। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करने बच्चा, ठीक है ना। ये कुछ आंसर राइटिंग टिप्स है बच्चा जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखो, मैं आपको एक आंसर शीट भी दिखाता हूं कि कैसे आंसर किए जाते हैं, पर ये सब बातें दिमाग में रखनी है। वॉच लेके जाना है, ये बात ध्यान देनी है। और एक कैसे पैटर्न है, 4 से 5 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, ठीक है। आइए मैं आपको आंसर की दिखाता हूं, ये देखिए। अब आप इधर ध्यान से देखिए। अब जैसे ये जो पेपर है, ये पेपर है बच्चा 2022-23 का सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये, ठीक है। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसमें आंसर राइटिंग जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन दे रखा है, द कंजप्शन कर्व फलाना, ये जो दे रखा पढ़ सकते हो। मैं इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा आंसर शीट के साथ, ठीक है ना। आप ये देखिए, अब जैसे इस बच्चे ने आंसर किया है, पहले मैंने आपको इसकी मिस्टेक बताई, जय श्री राम, ये नहीं लिखना बच्चा। और आंसर करने का तरीका देखिए, यहां पे प्रॉपर मेंशन है सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आंसर देखो कैसे किए गए हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 बीच में लिखा है, कई बच्चे साइड में लिखते हैं, ऐसे यहां लिखते हैं आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ऐसे नहीं करना बेटा, समझ रहे मेरी बात। ऐसे नहीं करना बच्चा, आप बीच में लिखिए आंसर नंबर 1। आपने पैसे दे रखे हैं सीबीएसई को, आपके घर से थोड़ी जा रही है शीट, बीच में लिखिए आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, ऐसे। और एक और चीज देखो, यहां पे बच्चे ने ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर है वो भी बता दिया है, ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर है वो बता दिया है। सर इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, टाइम कंज्यूम होता है, मैं मानता हूं टाइम कंज्यूम होता है, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से करना चाहिए। वजह पता है क्या होता है, कई बार आपने ऑप्शन गलत लिख दिया पर आपने स्टेटमेंट सही लिख दी, तो हो सकता है टीचर स्टेटमेंट पढ़ के आपको नंबर दे दे, ठीक है। वैसे तो ऐसी गलती करनी ही नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पर तब भी मैं कहता हूं 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन के साथ आंसर लिख दिए, आप देखो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से, यहां पे एकदम खुला खुला एक आंसर किया, आंसर लिखा, लाइन छोड़ी, फिर आंसर लिखा, फिर गैप छोड़ा, फिर आंसर, फिर गैप, समझ रहे। प्रेजेंटेशन देखिए बच्चा, ठीक है। और ये देखिए न्यूमेरिकल पार्ट, प्रेजेंटेशन का तरीका देखो प्रॉपर, ये प्रेजेंटेशन होती है बच्चा। और यहां पे देखो, यहां पे जो क्वेश्चन था उसमें कोई यूनिट नहीं थी, तो यहां पे यूनिट नहीं लिखी। अगर ये क्वेश्चन होता मानो करोड़ में, तो यहां में लिखता करोड़। अगर ये क्वेश्चन होता अरब में, तो मैं यहां लिखता अरब, जिसमें भी होता वो लिखता। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो इसमें ऐसे ही छोड़ा उस बच्ची ने, ठीक है ना। ये मेरे कोचिंग सेंटर के एक बच्चे की आंसर शीट में दिखा रहा हूं इसी बार की। अब देखो यहां पे बच्चे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंस पूछा है। यहां नंबर मैंने एक तो यहां पे एक मिस्टेक थी उसके काटे, अब यहां मैं नंबर काटता बेसिस के। आप यहां पे बेसिस लिखोगे बच्चा, कि किस बेसिस पे आप डिफरेंस बता रहे हो, ठीक है। ये मिस्टेक मत कीजिएगा। और जितना हो सके बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, जो बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है। अभी देखो न्यूमेरिकल पार्ट, कितना कितना खुला खुला सारी चीज वहां पे प्रेजेंटेशन के साथ है, सारी चीज प्रॉपर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 में से क्या पूछ रहा है यहां पर,
ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और इसने कहा है आइडेंटिफाई द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। क्या कहा है उसने? कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों बताने हैं इसके पीछे। जो भी स्टेटमेंट हो आप क्वेश्चन पढ़ना, आप समझ जाओगे ना। समझ में आया तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता सकता हूं, पर उसने प्रेजेंटेशन बताया मैं भी आपको, ये वीडियो में प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो देखो, पहले उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया और प्रॉपर यहां पे लिखा है कि ये कॉज है, प्रॉपर टीचर को दिखेगा, और ये कॉन्सिक्वेंस है। ये तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। समझ रहे बच्चा? अब यहां पे देखिए, यहां पे ये 15 क्वेश्चन ऑल में था, तो इसने बता दिया कि मैंने ऑल वाला पार्ट किया है। कौन सा पार्ट किया? ऑल वाला। और देखो ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका, जैसे मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया 15 क्वेश्चन में, इसने ऑल वाला किया। तो यहां देखो, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका। मैंने बैंकिंग चैप्टर की वीडियो बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझाया हुआ है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? समझ रहे? ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये। और प्रेजेंटेशन का तरीका देखो कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है वो बताया। फिर इसने बताया था गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कि रिजर्व रेशियो क्रेडिट क्रिएशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेट टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब इसने प्रेजेंटेशन देखो बच्चा, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया और देन कंक्लूजन दिया इसने, प्रॉपर कंक्लूजन। समझ रहे? इस तरीके से आंसर किया जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, आंसर मस्ट स्टिंग। अब यहां पे गड़बड़ है। अब देखो अपना आंसर यहां पे खत्म हो गया, तो जब ये जो है ना, इतना पेज छोड़ दो यार, अगले पेज से करो। यहां पे भी दो, प्लीज टर्न ओवर, पीछे देखिए। ठीक है, समझ रहे हो? प्लीज टर्न ओवर, छोड़ दो भाई। एक पेज पे एक आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं छोड़ना चाहते चलो आपके ऊपर है। क्या क्या रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ओके बेटा। अब इसको किया, प्रेजेंटेशन देखो बस आप, प्रिकॉशंस जितनी जरूरत है उतना बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी डिफलेटर देखिए, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट। ये प्रेजेंटेशन देखो बस आप। इस क्वेश्चन की आंसर की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी बच्चा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन बी आ गया, प्रॉपर मेंशन है सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आंसर देखो दोबारा भाई, बीच में आंसर लिखा है, लाइन छोड़ी, आंसर पे लाइन छोड़ी। एकदम टीचर को नंबर देने के लिए भाई जगह भी तो मिलनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। देखो एकदम तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, साथ में स्टेटमेंट भी लिख दी। 1 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब देखो पैराग्राफ में नहीं लिखा इसने, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार, यार क्वेश्चन देखिए आप एक बार। ये क्वेश्चन आ गया कि गिवन स्टेट, ऐसे डायग्राम वाला क्वेश्चन, यहां से देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे आंसर्स है। ठीक है, मैं आपको वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं आपका 100 में का 100 का जो सपना है वो यही से पूरा होगा। मैं बताता हूं आपको एक ट्रिक, मैं आपको बताता हूं जो मैंने इतने सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेपर कैसे आता है, कहां से आता है, मैं वो बताऊंगा आपको। ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मेन कॉजेज हाईलाइट किया है प्रॉपर कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या है, और पॉइंट्स में आंसर है बच्चा, पैराग्राफ में नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, ये देखो परफेक्ट आंसर, इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से। ये देखिए 29 क्वेश्चन, रूरल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चन था प्रॉपर। जो मेन कीवर्ड है देखो, अंडरलाइन भी किया हुआ मेन वर्ड, डेप्थ ट्रैप, प्रॉपर। पैराग्राफ में कोई आंसर नहीं है। ये देखो ये टेबल वाला क्वेश्चन है जहां पे एनालिसिस करनी पड़ती है, मैं ये भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए टेबल वाला क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यहां पे हमसे एनालिसिस पूछता है, तो यहाँ पे एनालिसिस देखिए पॉइंट्स में है, पैराग्राफ में नहीं है। ये देखो प्रेजेंटेशन देखिए, इसकी पूरी पीडीएफ, मैं कहता हूं प्रिंट आउट निकलावे ना हो, देखना आंसर करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये पूरी चीज है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है बच्चा, जो आपको टाइम का मैंने बताया है बच्चा, उसको उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और कोई भी फ्लूड वगैरह यूज मत करना, कोई कटिंग ना हो। आप इस पूरे आंसर शीट में देखो, कटिंग आपको बहुत कम नजर आएगी, कटिंग है ही नहीं, बहुत कम आपको पूरे आंसर शीट में कटिंग नजर आएगी, है ही नहीं बच्चा। यही तरीका होता है आंसर करने का। आते मेरी बात समझ में? अच्छा मैं आपको एक बात बताने जा रहा था, अब मेरी बात सुनना बच्चा। आप
अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो जैसे 80 मार्क्स का पेपर आता है, ध्यान से सुनना, 80 मार्क्स का पेपर आता है, आप भी जानते हो। अब 80 मार्क्स में ना, 80 मार्क्स के पेपर में ये मान के चलो 60 टू 70 एवरेज होता है, आपको आता होता है। पता है, 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो डिसाइड करते हैं आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे या नहीं आएंगे। वो 2-3 क्वेश्चन की मेहनत की जाती है। और मैं आपको बताऊं बच्चा, ये अंदर की बात है, ध्यान से सुनना। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितने भी सीबीएसई के सैंपल पेपर आते हैं, जैसे इस साल जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया वो नहीं, पिछले साल जो सीबीएसई के सैंपल पेपर थे, मानो 2019 का सैंपल पेपर, 2020 का सैंपल पेपर, 2021 का सीबीएसई सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं मैं। याद रखना, सीबीएसई जो सैंपल पेपर लॉन्च करती है साल के एंड में, एक सैंपल पेपर देती है ना वो, तो वो जो सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मानो इस बार जो 2024-25 का जो सैंपल पेपर आया है, इसमें से इस बार तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद इनमें से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो बोर्ड का पैटर्न ये है बच्चों, बोर्ड का पैटर्न ये है। सीबीएसई के सैंपल पेपर अगर आपको चाहिए होगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। अगर आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और उसकी आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, आप बताओगे तो ही मैं कर सकता हूं, ठीक है ना बच्चा। और तो मैं इस वीडियो को बच्चा यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। प्रेजेंटेशन यही है बच्चा, अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम से पहले इसको यूज करो, कम से कम मिनिमम 5 पेपर सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। टाइम का मैनेजमेंट इसी तरीके से होता है बच्चा, इसी तरीके से टाइम का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड करता हूं, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा बच्चा। और एट द एंड में एक बात और कहूंगा, भाई सिर्फ पेपर है, जिंदगी नहीं है। पेपर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पेपर इज नॉट द लाइफ। मेरी बात समझो बच्चा, पेपर सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, ये लाइफ नहीं है। पेपर अच्छा जाए बेकार जाए डजंट मैटर। मुझे इतना पता है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करोगे, मुझे पता है। आज नहीं कल करोगे, टाइम लग सकता है पर करोगे। अपने ऊपर विश्वास करो और करो। कई बच्चे पेपर में डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हाँ पेपर कैसा जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं जब पेपर हो जाए ना, क्वेश्चन पेपर वहीं पे छोड़ के आ जाओ, फाड़ दो सवे को। सर ये क्या सिखा रहे हो, हाँ सही बता रहा हूं, फाड़ दो ना, कोई आंसर चेक करना है अपने। ये इस चीज जो पेपर हो चुका है भाई वो पास्ट हो गया, पास्ट के चक्कर में आने वाले फ्यूचर में जो पेपर है उनको क्यों खराब करना। पेपर हो जाए, क्वेश्चन पर छोड़ के आ जाओ, ना आंसर चेक करो, ना किसी डिस्कस करो, अच्छा गया बेकार गया, अरे छोड़ना। ये बोलना लाइफ में आगे देखेंगे कौन क्या करता है, ठीक है। लाइफ में आगे देखेंगे कौन क्या करता है। असली जर्नी तो 12th के बाद शुरू होती है। 12th के बाद बहुत अच्छी जर्नी शुरू होती है, जिसमें आपको स्ट्रगल भी देखना है, कामयाबी भी देखनी है, फेलियर भी देखने हैं, पर हम हर चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है। कामयाबी दिखेगी एंजॉय करेंगे, फेलियर होगा उसको भी एंजॉय करेंगे, सीखेंगे उससे। आप कभी हारते नहीं हो, ये बात याद रखना, या तो जीतोगे या तो सीखोगे, हार नहीं माननी, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं जाना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। पेपर गया अच्छा, नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करो, चिल मोड में रहो, ठीक है। बस मेहनत करो अपने ऊपर और कुछ नहीं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं बच्चा, ठीक है। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।